Hi everybody, this is Dr. Priyanka Sharma. I'm sure you can watch from the thumbnail. आज हम करेंगे how to select your topic for PhD. बहुत सारे स्टूडेंट्स हुए who are already looking out for PhD admissions and अभी रिजल्ट आने वाला है. आप में से बहुत लोगों को JRF मिलेगा, आप में से बहुत सब PhD के लिए सिलेक्ट होंगे एंड आई होप आप सब जानते हैं कि जो PhD का सिलेक्शन होता है, जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो 1 ईयर के लिए ही वैलिड होता है. दैट मीन्स यू हैव टू get your PhD admission in that 1 year, and if you fail to do so, you'll have to again reappear in the NET ka exam and then wait for PhD. This does not apply to those candidates who have cleared their NET or जिन्होंने JRF crack किया हुआ है. And चलिए ये टॉपिक्स जो हैं ये सभी के लिए वैलिड होंगे क्योंकि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द 84 सब्जेक्ट्स इन विच यूजीसी नेट इज हेल्ड एंड लेट्स फाइंड आउट कि किस तरह से आपको अपना जो टॉपिक है वो आपको सिलेक्ट करना है. और बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज टॉपिक इज एक्चुअली व्हाट मैटर्स, राइट? सो टॉपिक से ही पता चलता है कि सामने जो एग्जामिनर है या जो आपका रिसर्च पैनल है, सबसे पहले बिफोर इवन यू स्टार्ट स्पीकिंग, दे एक्चुअली स्पीकिंग, राइट? They ask you about your title, and if the title is flimsy, they will not even listen to you, right? So topic अगर बहुत interesting और solid होता है, then they also become interested and then they ask you. एंड फिर आप जो रिसर्च प्रपोजल, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूं, आप उस बेसिस के ऊपर प्रॉपर प्रपोजल प्रेजेंट करते हो. लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ डू वी सिलेक्ट द टॉपिक. सो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. ये चार्ट जो है, इसमें सबसे पहला फेज जो आप देखते हो वो देखोगे इकिगाई ऑफ रिसर्च. सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये फाइंड आउट करिए कि आपका पर्पस क्या है. What you have to find out that what is the purpose of your research, what is the aim. और ये सब आप फाइंड कर पाओगे सबसे पहले आप how to know your interest. आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आपका इंटरेस्ट क्या है? देखिए, whenever you study for UGC NET, आपका जो पेपर 2 होता है उसके अंदर 10 यूनिट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स को अप्लाई करता है. तो आप जरा देखिए उन यूनिट्स में से आपको सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी लगती है. अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, इज इट लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, और इज इट यूनिट नंबर 1 एजुकेशनल स्टडीज, और इज इट टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन यूनिट 8. तो आपके वेरियस सब्जेक्ट्स के अंदर आप देख लीजिए, दिस इज वन वे ऑफ नोइंग योर इंटरेस्ट एरिया. एंड ऑलवेज सिलेक्ट अ टॉपिक विच रिलेट्स टू योर इंटरेस्ट, बिकॉज आप 3 से 5 साल एक टॉपिक को रिगरसली स्टडी करते हो, तो कोई ऐसी चीज जो बहुत ट्रेंड में चल रही है लेकिन आप उसको ले लेते हो बिकॉज वो ट्रेंड में है और आपका एप्टीट्यूड नहीं है, तो आप बीच में छोड़ देंगे. सो एंश्योर दैट सबसे पहले नो योर सब्जेक्ट एरिया. ठीक है, सब्जेक्ट एरिया जानने का एक एग्जाम्पल आपको मैंने दे ही दिया है कि कई लोगों को ऑलरेडी क्लियर होता है कि उनको आईसीटी अच्छा लगता है. जिनको नहीं अच्छा लगता उनको आपको मैंने टेक्निक बता दिया है. गो थ्रू द 10 यूनिट्स एंड सी विच यूनिट्स एक्चुअली इंटरेस्ट यू. वहां से रिलेटेड आपको लेटेस्ट टॉपिक जो ट्रेंड में चल रहा है, जो डूएबल है, वो फाइंड आउट करना है. यानी कि उस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर इस टाइम पे सबसे ज्यादा क्या जरूरत है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आईसीटी आजकल ट्रेंड में है, साइबर सिक्योरिटी हो गया, साइबर नॉलेज, साइबर रूल्स एटसेट्रा, है ना. डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसेंसिंग, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग, अदर टाइप्स ऑफ लाइसेंसिंग. डरो मत, जस्ट एग्जांपल्स दे रही हूं, है ना. फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर रिसर्च करना है, एजुकेशन पॉलिसीज के ऊपर रिसर्च करना है. सो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ योर सब्जेक्ट. ठीक है, और उसके साथ आपको इंश्योर करना है कि भाई इंटरेस्ट तो बहुत हो गया, बढ़िया बढ़िया, लेकिन आपको काम अच्छा करना है, राइट? यानी वो पर्पसफुल होना चाहिए, जिसको हम इकिगाई ऑफ रिसर्च बोलते हैं. तो आपने क्या करना है, वो उसके ऊपर फोकस करो जो लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट, यानी कि जैसे मैंने आपको बोला आपके इंटरेस्ट के साथ मैच करे. ऐसे नहीं कि आपको फ्रेंड्स बोल रहे हैं, जैसे मैंने टॉपिक्स का नाम लिया, आपको सपोज उनसे डर लगता है, डोंट pick a topic which suits your subject area. I will also give you examples of certain topics which are in trend and different topics हैं, उसमें से I'm sure कोई ना कोई तो आपको मैच करेगा और उससे आप मिलता जुलता टॉपिक बना सकते हो. तो यहां पे हम क्लियर हो गए. दूसरा ये है हंटिंग फॉर द गैप. अब ये बड़ा क्वेश्चन, मैम हमको गैप कैसे पता चलेगा? भाई रिव्यू ऑफ लिटरेचर से पता चलेगा, आरओएल से पता चलेगा. तो जितने भी रिसर्चेस हुई हैं, यू कैन गो टू वन सेकेंड. Yeah, so you can go to Google Scholar, right? You can go to
different research journals. You can go to Shodh Ganga, right? You can go to Shodh Gangotri. You can go to multiple अच्छे platforms, digital platforms, because everybody is writing research papers in peer reviewed journals. So ensure that Scopus Index journals जो हैं access करने की कोशिश करिए. आपने क्या किया ना, आपको देखिए अभी आपको सब्जेक्ट एरिया पता चल गया है, सब्जेक्ट पता चल गया है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड थीसिस, साइनॉप्सिस, रिसर्च पेपर्स को पढ़िए उन वेरिएबल से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल मैंने चूज किया साइबर सिक्योरिटी, राइट, या मैंने डिजिटल नॉर्म्स, या मैंने एनईपी 2020, तो मैं उनसे जुड़े हुए पेपर्स पढ़ूंगी, उनसे जुड़ी हुई थीसिस पढ़ूंगी. ठीक है, फाइंड करने का तरीका आपको बता दिया है. और जब आप उनको पढ़ोगे ना, आप उनकी समरी पे आइएगा. मैं आपको ये बहुत बड़ा हिंट दे रही हूं, हमें किसी ने नहीं दिया था, एक्सपीरियंस से सीखा है, तो आपको भी बता रही हूं. तो थीसिस देख के बच्चे डर जाते हैं, शोध गंगा के ऊपर 10 चैप्टर्स खुलते हैं. तो अब करना क्या है, देखिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे जाइए, राइट, और उसके बाद जाइए आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर के ऊपर, जो उनकी चैप्टर नंबर 2 होती है. जो अच्छे रिसर्चर्स हैं उनके लास्ट के अंदर सभी रिव्यूज का एक जिस्ट दिया होता है. अगर नहीं दिया हुआ है तो आप उस थीसिस को क्लोज कर दीजिए, इसका मतलब वो अच्छी थीसिस नहीं है. एंड दिस अप्लाइज टू एवरीबॉडी के जो चैप्टर नंबर 2 होता है वो ROL का ही होता है. एज आई से लास्ट के अंदर आप टाइम बचाना है ना आपको. अब मैं आपको बोल दूं 100 थीसिस पढ़ो, तो कैसे पढ़ोगे आप? तो ये तरीका है, इससे क्या आप एक ही दिन में 10 एटलीस्ट थीसिस यू कैन गो थ्रू. तो लास्ट में पढ़िए. अगर आपको लग रहा है कि उसने कहीं कॉन्ट्रडिक्शन दी है कि इतनी रिसर्चेस ये बोल रही हैं, इतनी रिसर्चेस इसके कॉन्ट्रडिक्टरी बोल रही हैं, तो आपके पास एक चीज आ गई कि कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट्स हैं. मैंने इतनी रिसर्चेस, एक से नहीं, आपने 10 थीसिस और पढ़नी है भाई. हो सकता है गैप हो ही ना, मैक्सिमम रिसर्चेस एक ही डायरेक्शन के अंदर चीजें बोल रही है, तो वो पिक नहीं करना आपने वो चीज पिक करनी है जिसके अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इसके बाद यूनिट नंबर लास्ट के अंदर आना है. ठीक है, कईयों का चैप्टर 7 होता है, तो आप उसके ऊपर आएंगे जहां पे उन्होंने समरी लिखी हुई है. समरी के अंदर अगर ऑब्जेक्टिव्स हैं आप वो पढ़िए. ठीक है, इफ दी ऑब्जेक्टिव्स इंटरेस्ट यू, तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा रिजल्ट समराइज करके रखा होता है लास्ट वाली चैप्टर के अंदर, तो आप उनके रिजल्ट्स पढ़ लीजिए. अगर वहां पे एक्सेप्टेड रिजेक्टेड आ रहा है और आपने उसके जैसी 9-10 थीसिस और पढ़ी है, वहां पे भी कुछ ऐसा ही आ रहा था, तो एक गैप बन के आ गया क्या कि कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट्स हैं एंड आई वांट टू स्टडी. ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं उनके डिपार्टमेंट में कोई पर्टिकुलर रिसर्च नहीं हुई जो कि किसी और डेमोग्राफी में हुई है. फॉर एग्जाम्पल, implication of let it be the higher education amendments according to NEP 2020 in Lucknow city. आप करना चाहते हो अमृतसर में, सो अब सेम टॉपिक, लेकिन आपका डेमोग्राफी क्या चेंज हो गया कि सपोज अमृतसर में, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, ओके, लेट इट बी लाइक दैट. सो वहां पे नहीं हुई या GND यूनिवर्सिटी में नहीं हुई है, तो आप बोल सकते हो कि दिस पर्टिकुलर सबसे पहले NEP 2020 के जो अमेंडमेंट्स जो लाए जा रहे हैं हायर एजुकेशन में, वो नए नए हैं. ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्या वो चीजें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? अच्छा, लखनऊ में तो हुई है, अमृतसर में नहीं हुई है, या किसी और सिटी में नहीं हो रही. तो ये मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ गैप ढूंढने का, क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स दिमाग में रहता है बच्चों का कि कहाँ से ढूंढने. तो चेक करिए कि जो टॉपिक ट्रेंड में है वो और आपको इंटरेस्ट कर रहा है, वो आपके डेमोग्राफी में हुआ है या नहीं हुआ है. नहीं हुआ है तो आप अपना दे सकते हो, डिफेंस दे सकते हो. दूसरा, जैसे मैंने आपको बोला, एक ही टॉपिक के ऊपर विरोध के अंदर कहीं पे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, नल, कहीं पे रिजेक्ट हो रही है, तो आप कॉन्ट्रडिक्शन बोल सकते हो. तीसरा होता है कि कोई ऐसा टॉपिक आपको मिला है जिसके बारे में रिसर्च ही नहीं हुई है. कल ही हम ग्रुप टॉक कर रहे थे टेलीग्राम के ऊपर, तो अब मैं थोड़ा सा पूरा टॉपिक तो नहीं बताऊंगी उनका, तो बड़ा नया सा और अच्छा टॉपिक था जिसके बारे में जो एक स्टूडेंट है वो रिसर्च करना चाहती है कि NEP 2020 के अंदर जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम है वो लागू हो रहा है, और अगर लागू हो रहा है उसके अंदर जो बच्चे एग्जिट लेते हैं वो किन कारणों की वजह से लेते हैं. Is it because of and she also used the first generation learners in the family. तो ये मैं टॉपिक उनका पूरा नहीं बताऊंगी क्योंकि उनके लिए वो सही नहीं होगा, because that's one of the finest topics and I hope she gets selected also. उनकी आज ही इंटरव्यू है, तो वेरी नाइस टॉपिक, राइट. सो अब फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स भी है, कोई भी बस उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए. जैसे वो बता तो बहुत बढ़िया रही थी टाइटल, लेकिन एक्सप्लेन करना इतना अच्छा नहीं आ रहा था. सो आप कुछ ऐसा टॉपिक आपके उनके एकदम दिमाग में आया ना
कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर वो अपनी फैमिली में रह चुकी हैं, तो शी कुड टॉक मोर अबाउट देम, उनके बारे में दिल से रिसर्च करना चाहती हैं। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, आपको पता है कई लोग बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं सेमेस्टर्स ड्यू टू सर्टन रीजंस, व्हाट ऑल रीजंस दे आर, शी वांट्स टू एक्सप्लोर। तो ऐसी रिसर्च मुझे नहीं लगता कि किसी ने की होगी, बट इतनी कॉमन नहीं हुई। तो ऐसी कोई रिसर्चेस जो कॉमन नहीं हुई हैं लेकिन ट्रेंड में है, राइट, तो ये आप कर सकते हो। सो यहां से गैप पता चल गया आपको, मैंने 3-4 चीजें बता दी हैं कि आपको गैप कैसे पता चलता है। और फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वो डुएबल है या वो डुएबल नहीं है। व्हेन आई से डुएबल, क्या आप 5 साल में उसको खत्म कर सकते हो या नहीं। मैं आपको अपना एग्जांपल दे सकती हूँ। आई रियली वांटेड टू पर्टिकुलरली स्टडी ऑन अ टॉपिक का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि हो सकता है वो कंट्रोवर्शियल हो कईयों के लिए। सो आई हैड अ वेरी वंडरफुल रिसर्च गाइड एंड आई स्टिल रिमेंबर आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट दैट टॉपिक. And I went to her and I said, "Ma'am, I want to do this." So she said that, "Priyanka, you'll not be able to finish it in 10 years. The topic is fantastic." राइट, तो मैं उसी यूनिवर्सिटी के अंदर ही पढ़ी हूं, सब जानते हैं, और पीयू के अंदर ही, और जो जीआरएफ भी है, जो गाइड्स भी हैं हमारे ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है। सो आई वाज अ स्टूडेंट इन एमएड ऑल्सो, एंड जीआरएफ भी मेरा उनके अंडर हुआ और हमको टॉपिक फाइनलाइज करना था। सो शी क्लियरली टोल्ड मी, यू वांट टू डू इट, गो अहेड, बट आई वुड सजेस्ट यू डू दिस इन योर पोस्ट डॉक, डू दिस इन योर रिसर्च पेपर्स लेटर, बट लेट्स पिक अ टॉपिक विच यू कैन फिनिश इन 5 years. बट अगेन शी सेड, मेक श्योर कि वो टॉपिक कहीं हुआ नहीं है और तुम्हारा पैशन है। सो आई टुक गुड, आई वुड से 1 week टू डिसाइड कि हाँ, मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत इंटरेस्ट है, नेटिजन्स के ऊपर रिसर्चेस ज्यादा नहीं हुई हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा इंपैक्ट हुआ है, ये सोशल मीडिया की आने की वजह से, ये टॉपिक अगेन मुझे इंटरेस्ट करता था बिकॉज आई हैव टॉट माई सेल्फ एंड आई हैड सीन द चेंजेस इन कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन। सो वैसे ही फाइंड आउट करके पैशन भी फाइंड आउट किया, और किस एरिया के ऊपर रिसर्च नहीं हुई थी वैसा टाइटल बनाया, और ये इजीली डुएबल था। और यही रीजन है कि मेरी 4.25 साल के अंदर मेरे को पीएचडी की डिग्री भी मिल गई थी। तो आपको ये इंश्योर करना है कि पैशन मीट्स डुएबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ऑलराइट। एंड देन जब हमको सब्जेक्ट एरिया पता चल गया, गैप पता चल गया, अब रियल चीज क्या है, रियल चीज है उसको फ्रेम कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बच्चे का एग्जांपल दिया कि द वन हु वाज टॉकिंग अबाउट 5+3+3+4 स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो मल्टीपल एंट्री एग्जिट, लेकिन उसको बताना नहीं आ रहा था, उसको फ्रेम करना नहीं आ रहा था। उसका टॉपिक हमने रात को थोड़ा सा ठीक करवाया, एंड आई होप शी गेट सिलेक्टेड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको सिंपली फ्रेम करो, ताकि कोई टॉपिक पढ़े तो उसको एम्बिग्यूटी ना लगे। तो पहले दिमाग के अंदर क्लैरिटी एंड पुट फोर्थ इन स्टेटमेंट्स क्लियरली। एग्जाम्पल्स दूंगी आपको कैसे, and I will try to make a topic also in front of you. Had it been a live class, I would have asked you कि आप बताइए मुझे variables, और आपके सामने मैं उनको create करती, but अभी because recorded session है तो I will show you examples only. तो आपने clearly अपना title state करना है, और eventually एथिकलिटी भी आपने ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो एथिकल ना हो, राइट। सो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर एथिकल इश्यू, जो सेंसिटिव टॉपिक है, सो बी रेडी दैट हाउ यू हैव टू डिफेंड इट और हाउ यू आर गोइंग टू मीट दैट पर्टिकुलर चैलेंज। नाउ कुछ मैं आपको टॉपिक्स बताती हूं, आपने जरूरी नहीं है यही पिक करना है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ दे आर फ्रेम्ड। इनमें से लेटेस्ट क्या है, आप इनमें से कोई वेरिएबल पिक करना चाहते हो, पिक कर सकते हो, एंड हाउ यू कैन फ्रेम अ पर्टिकुलर टॉपिक। आई विल बी गिविंग अ डेमो ओनली, मैं कोई प्लानिंग करके नहीं लेके आई हूं जो टॉपिक आपको बताऊंगी। अभी के लिए हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है एनईपी अलाइंड पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस इन मल्टीलिंगुअल स्कूल सेटिंग्स। ये एक टॉपिक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है, एनईपी 2020 क्या बोल रही है, मल्टीलिंगुअल अप्रोच होनी चाहिए, है ना। अब ये ग्राउंड स्टडी है कि हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसके अंदर डेमोग्राफी ले सकता है कोई। फॉर एग्जाम्पल कोई सिटी आनंदपुर साहिब है, कोई सोपोर के अंदर है, ठीक है, कोई फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के अंदर, कोई गंगानगर के अंदर कोई स्टडी करना चाहता है, तो क्या ये मल्टीलिंगुअलिज्म, क्लियरली देखिए पता चल रहा है कि एनईपी 2020 ने बोला मल्टीलिंगुअलिज्म, क्या ये ग्रास रूट लेवल पे उस पर्टिकुलर एरिया में, जो कि आप लिख सकते हैं सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट, इन सो एंड सो सिटी, उसमें आप स्कूल्स में जाएंगे, आप एक्चुअली में इंटरव्यूज ले सकते हैं, बच्चों से ले सकते हैं, टीचर से ले सकते हैं। तो मेथोडोलॉजी कम्स लेटर। फर्स्ट इज टाइटल। अब मेथोडोलॉजी वाला देखिए अलग वीडियो देख लीजिए जिसके अंदर मैंने बताया है कि किस तरह आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है। सेकंड इज प्राइवेसी, सर्विलेंस एंड सोशल बिहेवियर इन मोबाइल ऐप यूजेज। आजकल हम आंख बंद करके, जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली
वो कोई भी एप्स डाउनलोड कर, आई एग्री टक 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 टक, इवन आई डू इट एंड सो डू यू, राइट? वी डोंट रीड इट, बट देन देर आर सर्टन एप्स विच ट्रैक ऑल योर डेटा। आप व्हाट्सएप पे क्या बात कर रहे हो, अब ये मत बोलना इनक्रिप्टेड यूज करते हैं हम, वॉट एवर, यू डू नॉट नो वट द एप्स आर राइटिंग एंड वॉट एक्सेस यू आर गिविंग, राइट? तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे यंगर जनरेशन है, प्राइवेसी इश्यूज हो जाते हैं, आपका डेटा बाहर चला जाता है, तो आप स्टडी कर सकते हो कि कितने बच्चे जो हैं वो इसका ध्यान रखते हैं एप्स डाउनलोड करते हुए, किसी को इश्यू आया था नहीं आया था, सर्वेलेंस। तो ये एक स्टडी अगर आप ग्राउंड लेवल पे सर्वे करो, बहुत बढ़िया है, नया टॉपिक है ना। फिर इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया और ट्रेडिशनल न्यूज ट्रस्ट। अब मैं आपको बताती हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्चेस ऑलरेडी हुई हैं, लाखों के अंदर रिसर्चेस हुई है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ऑन ट्रेडिशनल न्यूज ट्रस्ट। ट्रेडिशनल न्यूज क्या थी, पुराने टाइम में DD1 चलता था, और आजकल भी आप देखोगे कि कितने सारे जो चैनल्स हैं, मैं इवेंट का नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन क्या क्या बढ़ा चढ़ा के हम लोगों को न्यूज मिलती हैं और बाद में वो सब फेक निकलती है। तो सोशल मीडिया में कोई इंस्टाग्राम पे कुछ डाल रहा है, न्यूज चैनल्स भी अपनी जो ऑथेंटिसिटी है वो लूज कर रहे हैं, तो उससे क्या हम लोगों का जो पॉलिटिकल एजेंडाज भी हो सकते हैं उनके, थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बट कोई अगर ये स्टडी करें तो बहुत ही नया टॉपिक है। सोशल मीडिया ठीक है, बट यू आर ज्वाइनिंग सोशल मीडिया विद द ट्रस्ट। क्या हम लोगों का ट्रस्ट लूज हुआ है न्यूज एजेंसीज के ऊपर? क्या एजुकेशन के प्रति जो नीतियां हैं, या फॉर एग्जांपल जॉब एम्प्लॉयमेंट आप जोड़ सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट की कितनी खराब न्यूज भी आती है कभी कभी, है ना? जस्ट की न्यूज कोई रखना चाहता है, क्लिक बेट के टाइम में भी बहुत हो रहा है टेक के अंदर, कि कोई कुछ भी, इस फलानी फलानी स्टेट में इतनी भर्तियां हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, सो लूजिंग ट्रस्ट, है ना? एवरीबडी इज मेकिंग क्लिक बेट वीडियोज, इनके ऊपर आप ग्राउंड लेवल पे स्टडी कर सकते हो। क्या एजुकेशनल के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर डिस्ट्रस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? देन इंटीग्रेटिंग आईसीटी इन हायर एजुकेशन, इंपैक्ट ऑन टीचिंग लर्निंग आउटकम्स एंड डिजिटल लिटरेसी। नाउ दिस इज अ न्यू वेरिएबल, अदरवाइज आईसीटी इंटीग्रेशन पे बहुत काम हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स अमंग टीचर्स, उनका एटीट्यूड, एथिकल इम्प्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी के बारे में टीचर्स को कितनी नॉलेज है, प्रोफेसर्स को, स्टूडेंट्स को। तो पहले आप अपना टॉपिक डिसाइड करिए, बाद में मेथोडोलॉजी आ जाती है कि आप इंटरव्यूज के थ्रू डेटा करना चाहते हो, यानी क्वालिटेटिव स्टडी करना चाहते हो, या सिर्फ सर्वे करना चाहते हो। सो सी हाउ क्लियर इट इज। आपको ये टॉपिक पूरी तरह बता रहा है कि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस करना चाहते हो। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, नॉलेज देखेंगे आप उनकी कि कितनी नॉलेज है, एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, न्यूट्रल है, और एथिकल इंप्लीकेशंस, एथिक्स के साथ डील कर रहा है या नहीं, ये देखिए। एथिकल यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, चैलेंजेस एंड पॉलिसी रिकमेंडेशंस इन इंडियन स्कूल्स। एनईपी 2020 बाकी पॉलिसीज ने क्या रेकमेंड किया है, यूजेज क्या है, एथिकल इशू। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हमारा ही कंटेंट कॉपी पेस्ट करके पढ़ाते हैं, है ना? तो उसी प्रकार से बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे टीचर्स जो हैं बिना क्रेडिट दिए हुए कंटेंट यूज करते हैं, ठीक है? एआई का इस्तेमाल करते हैं, कोई बुरी चीज नहीं है, बट अगर आपने किसी से हेल्प ली है तो उनका आप क्रेडिट दे रहे हो, रेफरेंसेस में नहीं दे रहे हो, अपना कंटेंट ना देके नहीं बनाते हो, आप कॉपी पेस्ट करते हो, तो ये इश्यूज होते हैं, एथिकल इश्यूज होते हैं, राइट? तो ये करना बहुत जरूरी है। ये अगेन सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, बट यू कैन ट्राई। E-learning and digital divide, assessing access, ICT skills and ethical considerations among rural students. क्या वो आप assess कर रहे हो access, यानी फॉर एग्जाम्पल जो रूरल एरिया के अंदर बच्चे रहते हैं, क्या उनके लिए ICT accessible है, क्या वो असेस कर सकते हैं उसको, क्या वो उसको ले सकते हैं, उनको कितने ICT के बारे में पता है, एथिकल। तो ये एक टॉपिक हो सकता है। टीचर की क्या परसेप्शन है रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। हम स्टूडेंट्स के ऊपर तो हर चीज डालते हैं भाई, टीचर्स को कितनी नॉलेज है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, कितना एथिक्स वो फॉलो करते हैं ऑनलाइन क्लासरूम्स के अंदर। देन आईसीटी इनेबल्ड पेडागोजी एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट, अ स्टडी ऑन एथिकल एंड सेफ डिजिटल प्रैक्टिसेस। अब सेफ डिजिटल प्रैक्टिसेस के अंदर सब कुछ, एप्स हो गया, वेबसाइट्स हो गया, राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, टीचिंग लर्निंग, सारा का सारा। डिजिटल एथिक्स, साइबर सिक्योरिटी एंड स्टूडेंट बिहेवियर, प्रिपेयरिंग रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन्स इन हायर एजुकेशन। इसके अंदर आपके जो हमारे सिटीजन्स हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है ना, और सिटीजन प्रैक्टिस आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जैसे बहुत सारे साइबर बुलिंग का केस इसके अंदर आता है, अगर साइबर बुलिंग का कोई शिकार है तो उसको कैसे अप्रोच करना है, और बाकी भी आप देख रहे हो आजकल कितने सारे, मैं उन टॉपिक्स को तो ले ही नहीं रही हूं जो नॉर्मल है। वी आर जनरली टेकिंग आईसीटी रिलेटेड, एजुकेशन, सोशल साइंसेज रिलेटेड टॉपिक्स। पॉलिटिक्स को लेके आप
ले सकते हो, नई नई पॉलिसीज जो आई हैं उनको लेके कर सकते हो, डूएबल है कोई चीज नहीं है वो आप कर सकते हो। तो ऐसे मैंने आपको फ्यू टॉपिक्स दिए हैं जिनसे कि आप कोई ना कोई आपको आई हैव गिवन यू एग्जांपल्स आल्सो कि आपको क्लियरली चीजों का पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको बता रही हूं, एग्जाम्पल दे रही हूं कि सपोज मेरा जो इंटरेस्ट एरिया है वो है आईसीटी, सपोज, ठीक है। और अब फॉर एग्जाम्पल मैं हूं एडटेक इंडस्ट्री में, लेट इट बी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा ऑनलाइन एजुकेशन एडटेक में इंटरेस्ट है, ठीक है। ऑनलाइन के जो टीचर्स होते हैं भाई उनका तो 100x मेहनत होती है, मच 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 मोर देन ऑफलाइन, है ना। हम लोग तो कैमरे के अंडर ही रहते हैं, व्हेनेवर वी कम वी हैव टू चूज अवर वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली। तो ठीक है, अब मुझे इतना भी पता है कि ऑनलाइन आने से हुआ क्या है कि पहले अगर कुछ टीचर्स कुछ शहर में अच्छे अच्छे टीचर्स सिमट के रह जाते थे, उन्हीं क्लासरूम्स में अभी पूरा इंडिया उनको एक्सेस कर सकता है, करेक्ट है, राइट। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स के किसी भी लेवल के ऊपर, आप नीट देखो, जेई करो, 10th का आपको मिल जाएगा, आपको नेट क्या मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्या बच्चों के लर्निंग आउटकम्स जिनको आप रिजल्ट कहते हो, जो भी उनके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स हो सकते हैं, क्या असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब मैं ये भी देखती हूं कि आपको पता है कि बच्चे जो हैं, आप आते हो यूट्यूब के ऊपर, लेकिन कई अपना जो ध्यान है वो एक वीडियो आया, फिर यूट्यूब ने दूसरा एल्गोरिदम सजेस्ट कर दिया कि भाई ये भी देख लो वो भी देख लो, कई गाने देखना शुरू हो गए, कईयों को गेम का नोटिफिकेशन आ गया तो वो गेम खेलना चले गए। तो यहाँ पे मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? अपने आप को रेगुलेट करना कि मैं क्या करने आई थी और मुझे भटकना नहीं है, मुझे वही यूज करना है। तो मेटाकॉग्निशन अपने आप के अंदर एक बहुत डिटेल है, नॉलेज अबाउट नॉलेज, एज यू से रिफ्लेक्शन अबाउट नॉलेज, है ना। तो फ्लेवल का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। मैं ये भी जानती हूं कि आईसीटी में जब हम पढ़ाते हैं तो कई बच्चे बहुत एथिकली हमसे डील करते हैं, कई हैं जो आके कुछ भी लिख जाते हैं, राइट। तो अब पहले ऐसा नहीं होता था, ऑफलाइन के टाइम में आप नहीं हिम्मत कर सकते थे बदतमीजी करने की, राइट। एथिक्स बहुत फॉलो करते थे। अभी कई लोग एथिकल भी है, कई लोग एथिक्स के साथ भी, मैक्सिमम तो खैर हमारे स्टूडेंट्स एथिकल ही हैं। सो कम्युनिकेशन के ऊपर अंतर पड़ा है, कोई भी पर्दे के पीछे कुछ भी लिख सकता है, राइट। तो और हम लोग बहुत ज्यादा इमोटिव, कई लोगों का मतलब मेटाकॉग्निशन का काम खराब हो रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस कईयों में रही, कई लोग फिर भी अच्छे से लिखते हैं, कई तो ऐसे लिखते हैं जैसे फ्रेंड्स के साथ है या दुश्मन ही है हम लोग उनके। तो कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी अंतर पड़ा है, अंतर पड़ा है। तो अब कई हैं जैसे लर्निंग आउटकम्स हो गया, मेटाकॉग्निशन हो गया, तो यहां पे मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो, सपोज मैं ये भी देखना चाहती हूं कि जिस तरह वो कम्युनिकेट करते हैं क्या वो इंपैक्ट हुआ है या नहीं हुआ। चलो ठीक है, इसको टाइटल बनाए, इसका टाइटल क्या बनेगा? स्टडी ऑफ आईसीटी इंटीग्रेटेड टीचिंग, या फिर स्टडी ऑफ ऑनलाइन कोचिंग ऑन learning outcomes of students, their metacognition and communication skills। ये आपका एक टॉपिक बन गया, ठीक है। और आप एक और टॉपिक भी कर सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग के अंदर किस किस तरह से होती है, ब्लेंडेड भी होती है, ब्लेंडेड भी होती है ना, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन आप कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है सिंक्रोनस भी होती है, एसिंक्रोनस भी होती है ना। ब्लेंडेड के अंदर आगे फ्लिप्ड क्लासरूम भी होता है, और कभी कभी ऑफलाइन क्लासरूम्स के अंदर भी आप ऑनलाइन पढ़ाते हो। तो आप ये वर्सेस कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो कि कितने लोग हैं जो सिर्फ ऑनलाइन मीडियम्स के पढ़ते हैं, वर्सेस कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगा। ये क्या हो गया? अ कंपैरेटिव स्टडी, इसको आप टाइटल बना सकते हो, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस ऑनलाइन लर्निंग मैकेनिज्म्स या टेक्निक्स vis-a-vis फ्लिप क्लासरूम वर्सेस सिंक्रोनस लर्निंग वर्सेस एसिंक्रोनस लर्निंग। अरे कमाल का टॉपिक बन गया, मुझे भी नहीं पता था इतना अच्छा बना दूंगी मैं। सो दिस इज हाउ यू डू। इंटरेस्ट पिक करिए, क्या चल रहा है,
अपने वेरिएबल्स को क्लियर करिए और बस फ्रेम करना है। फ्रेमिंग करने के लिए आप हमारी मदद ले सकते हैं, अपने प्रोफेसर्स, अपने फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं। आई होप दिस सेशन हैज बीन यूजफुल टू यू। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू नो ऑफ वेरिएबल्स, इफ यू नो योर स्टडी ऑफ इंटरेस्ट, तो पहले अपना एरिया ऑफ स्टडी कंफर्म करो, उसमें से क्या पढ़ना चाहते हो, कौन कौन सी चीजें पढ़ना चाहते हो। अगर नहीं फ्रेम करना आ रहा तो वो वेरिएबल्स लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल हेल्प यू फ्रेम योर टॉपिक। ऑलराइट, एंड एक और चीज, आप इंश्योर करिए कि जब आपकी पीएचडी में एडमिशन भी हो जाती है, तो जब तक आपका पीएचडी टॉपिक जो है वो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड ना हो, ट्राई नॉट टू रिवील इट। वेरिएबल्स तो सबको पता होते हैं, बट डोंट एवर रिवील योर टॉपिक बिफोर योर पीएचडी टॉपिक गेट्स रजिस्टर्ड। नाउ व्हाई डू आई से इट इज बिकॉज देयर कुड बी पीपल, आप अपना साइनॉप्सिस लिखने में बिजी हो गए हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एंड समबडी गेट्स टू नो कि आपने कोई टॉपिक जो है, ये होता है स्कैम बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि ठीक है, वेरिएबल्स आपको पता चल गए, आपने फाइंड आउट किया, इट इज ओके, बट इट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी दैट समबडी goes in before you with the same topic, get selected, and when you go, the committee tells you, sorry, this topic has already been taken, bring something new. So that's why I always suggest that tell your exact topic only when your PhD title gets registered. Still, if you have any doubts, you're most welcome to ask me in the comment box. Take care of yourself.